पिछली बार क्लास में क्या बात सर हुई थी? आपने लास्ट में सर लंग्स एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाले थे, सर डिस्कनेक्ट कर दिया था। नहीं, हमने कुछ बताया था। जी सर, बताया। हम वही जानना चाहते हैं, हमने क्या बताया था? सर बीपी, जेस्टेशनल डायबिटीज, सॉरी बीपी, जेस्टेशनल डायबिटीज, ये सर ब्लड प्रेशर का बताया था आपने, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। और सर जी बीपी और रेस्पिरेटरी का एग्जामिनेशन के बारे में बताए थे। और हाँ, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन जो बताया था उसमें कहाँ तक मैंने बताया था, क्या बताया था? सर एक बार ये रिपीट हो सकता है, रेसिप्रोकेटरी जी, इस श्वसन के बारे में एक बार रिपीट हो सकता है, बीपी और श्वसन का क्या रिलेशनशिप है? देखिए लंग्स एग्जामिनेशन में पढ़ा रहा था, जो चैप्टर था लंग एग्जामिनेशन, श्वसन परीक्षण पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था आपको याद है? थर्ड नंबर सर, सिस्टम जनरल एग्जामिनेशन पढ़ाया था सर। बिल्कुल सही। मरीज की शारीरिक बनावट। हाँ हाँ जी, ये पढ़ा, इसमें 4 ऑप्शन थे सर। बिल्कुल जी सर, आपने पढ़ाया था खान-पान, सर सांस फूलने वाली बीमारियों के बारे में बताया। आप तो थोड़ा सा क्लास के बाद से रिवीजन बिल्कुल नहीं करते बहुत सारे लोग। यस या नो? आप लोग म्यूट क्यों हो गए? क्लास के बाद से आप लोग रिवीजन करने के लिए इसका मतलब सर कोई नहीं करता सर रिवीजन? नहीं, कोई नहीं। हम अपना गलती, अपना कमी देखें ना, दूसरे कमी को देखें। अभी आपने ऐसे एक जन ने बताया था जनरल एग्जामिनेशन, बिल्कुल वो क्लास के बाद से रिवीजन करते हो, तभी तुमने बताया जनरल एग्जामिनेशन। हाँ जी, मेरा ये नहीं कहना है कि जी सर, कोई नहीं, भाई किसी ने बताया था ना जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। हाँ सर, बताया था। तो ठीक है, तो यानी मतलब कि कोई ना कोई तो प्रॉपर रूप से कंसंट्रेट होकर क्लास को पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उसको रिवीजन भी कर रहा है, तो उसको सबको भी करना चाहिए। सर करते हैं, सभी लोग करते हैं, बट क्या सर कभी कभी जवाब देने में थोड़ी मतलब हिचकिची आने लगती है ना, इसकी वजह से नहीं दे पाते। सब लोग जानते हैं, सब लोग प्रॉपर लिख कर आएंगे, ऐसा नहीं है सर। लेकिन सर क्या ओरल बोलने में थोड़ा सा क्या मतलब बनता नहीं है ना उस टाइप से। तो इसीलिए जैसा बनता है वैसा बोलना है। पहले बोलेंगे तब हमें पता चले कि हमें बोलना क्या था। हम बोलेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चले हम बोलना क्या था? यस सर। ठीक है ना? एक हम लोग एक अपने में बहुत जोक मारते हैं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। सब लोग इसका पालन कर रहे हैं सर। हाँ, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ठीक है ना? तो ध्यान ये कहना है कि हमें बोलना जरूर है। ऐसा तो नहीं कि हम एक 6 फीट का डंडा लेकर आपको धनाधन पिटाई करना शुरू कर देते, भाई तू ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं करते। जी सर, पहले होता था सर 8वीं 10वीं पढ़ते थे ना, तब तो फटाफट बोलते थे। हाँ, तब डंडे पड़ते थे इसलिए। जी सर, बिल्कुल सर। तो भाई जब आप लोग नहीं बोल पा रहे हो तो एक डंडा अपने को लेकर अच्छे से पीट लिया कीजिए, 10 डंडे। सर अब ऐसा सौभाग्य नहीं है कि अब। तो मेरा ये कहना है कि हमारा पूछने का पर्पज यही होता है कि पिछली चीज हमारी पढ़ाई आप को डाइजेस्ट हो रही कि नहीं हो रही है। अगर डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो आगे हमें बढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है ना? जी सर। हाँ, अब देखिए दादा साहब, मेरे हिसाब से आपकी उम्र क्या होगी सर? सॉरी, मैं पूछ सकता हूँ? मेरी सर अभी 50।
बताइए 50 होने के बाद भी वो मैंने क्या पढ़ा था प्रॉपर, उन्होंने एक जवाब दिया, एक और पर्सन ने जवाब दिया था मेरे सवाल का। थैंक यू सर। तो देखो मैंने दिया था। हाँ कर्णवीर जी ने, देखिए आप देखिए कर्णवीर जी आपकी एज क्या हो रही है लगभग अंदाजन? सर मैं तो बहुत उम्र का हूँ, 53-54 साल की उम्र होगी सर। बताइए, जब मोर देन 50 वाले इतना कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं, इतना समझते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं कि स्टडी करनी चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए, तो आप लोग तो बहुत यंग है आई थिंक। सर हम लोग सोचते हैं कि वो समझ जा रहे हैं बोल करके, हम लोग ऑलरेडी पेशेंट देख करके और उनके सिम्टोमेटिक तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं, समझ जाते हैं सर। हाँ नहीं, क्लास में अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं उसका प्रॉपर अगर जवाब नहीं मिलेगा तो हम ये मानेंगे कि बहुत अच्छा डॉक्टर बनने के लिए और मेहनत करने की जरूरत है। जी सर। है ना? ये आप लोग अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, पर क्लास में जो भी स्टडी होती है उसके सवाल जवाब होता है, उसमें भी हमारा सहभागी होना बहुत जरूरी है, पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। क्लास कैंसिल हो गया था ना, तो उस वजह से भी कंफ्यूजन हो गया सभी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अब हम इसको हम एग्जामिनेशन तक हमने सोशल रिस्पेक्टरी एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन तक हम पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे सिस्टमिक एग्जामिनेशन। सिस्टमिक एग्जामिनेशन इसमें लंग्स के अलग-अलग पार्ट है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन है ना। पहला होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए हमारे को ये पता होना चाहिए कि सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हमें करना है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन किसका करना है? चेस्ट का, ठीक है। चेस्ट का एग्जामिनेशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि लंग्स की पोजीशन क्या होती है। आप किसी ने कहा भैया मरीज की चेस्ट एग्जामिनेशन कर लो, आप अगले को पता नहीं चेस्ट होता कहाँ, तो एग्जामिन कहाँ करेगा। किसी कहते हैं सिस्टमिक, यानी प्रॉपर विधिवत तरीके से हमें किस पार्ट को कहाँ एग्जामिन करना, सो कॉल्ड सिस्टमिक एग्जामिनेशन। तो इसमें सिस्टमिक एग्जामिनेशन में लंग्स का एग्जामिनेशन करना आवश्यक होता है। लंग्स को एग्जामिनेशन करना जरूरी है। इसमें सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हमारा पूरा फोकस होता है लंग्स पर। अभी हम जनरल एग्जामिनेशन में देख रहे थे सांस फूल रहा नहीं हो रहा है, बीजिंग साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, सीने में दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जनरल एग्जामिनेशन है। पर जब आती है सिस्टमिक एग्जामिनेशन के लिए तो उसमें प्रॉपर हमारे लंग्स की लोकेशन, लंग्स का एरिया, ये सब कुछ का पता होना कंपल्सरी। अब आते हैं हम उसमें, पहला पॉइंट है सांस को भरते हैं तो हमारा लंग्स कैसा एक्सपेंड होता है। ऐसे माना हमारा लंग्स ऐसे, तो कैसे होता है? ऐसे फैलता है, ठीक है, ऐसे फैलता है, फिर रिलैक्स होकर अपनी नॉर्मल पोजीशन पाता है, फिर ऐसे फैलता है। तो रिब्स की मूवमेंट से हमारा चेस्ट थोड़ा सा आगे एक्सपेंड होता है। तो कहते हैं सीने को फुलाना और नॉर्मल रिलैक्स करना, ठीक है। तो सीने को फुलाना और रिलैक्स करना। तो पहला तो है चेस्ट का चौड़ापन होता है, और सेकंड आता है उसकी विकृति आता है पिजन लाइक चेस्ट, कबूतर के आकार का चेस्ट हो जाता है। और तीसरा आता है मूवमेंट ऑफ चेस्ट, चेस्ट का मूवमेंट कैसा हो रहा है, इसको कहते हैं इंस्पेक्शन, परीक्षण करना, चेस्ट की ग्राउंड फ्लोर को परीक्षण करना। अब आता है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। ये सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। नॉर्मल यानी 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होगी, तो नॉर्मल 1 मिनट में श्वसन दर होती है
14 से लेकर 16, ठीक है, ब्रीथ पर मिनट, 14 से लेकर 16 ब्रीथ पर मिनट। श्वास लेकर छोड़ना 1 ब्रीथ कहलाएगा। मतलब इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, श्वास को इंस्पायर करना, अंदर ग्रहण करना, एक्सपायर एक्सप्रेशन बाहर छोड़ना को एक साइकिल कहेंगे। और ऐसे कुल मिलाकर 14 से लेकर 16 साइकिल पूरा करने पर एक श्वसन दर कहलाता है पर मिनट, ठीक है ना। श्वसन सामान्य श्वसन कहलाएगा। अंडरस्टैंड? आप सब इस बात को समझ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? यस सर। ठीक है ना। तो 1 मिनट तक हम स्टेटस 1 मिनट तक पर्सन की चेस्ट को मूवमेंट को काउंट करेंगे, कितनी बार एक्सपेंड हुआ, कितनी बार रिलैक्स हुआ, कितनी बार एक्सपेंड हुआ। इस तरह से 14 से लेकर 16 बार उसका चेस्ट का जो एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन होगा तो हम कहेंगे व्यक्ति का लंग्स प्रॉपर रूप से श्वसन कर, ठीक है। यानी उसकी गति पर मिनट 14 से 16 सही है, ठीक है ना। अब आता है रिदम कि रिदम कैसा हो, जो चल रहा है तो रिदम कैसा होगा। तो उसमें होगा रेगुलर है या इरेगुलर है, एक होता है ना। तो ये भी 14 से 16 बार कर सकता है। तो इसमें क्या है, रिदम सही नहीं है। एक रिदम होता है सांस अंदर गई और बाहर आई, सांस अंदर गई बाहर आ रही, एक रिदम है। एक होता है ऐसे गया और ऐसे धीरे से आ रहा, ऐसे गया धीरे से आ रहा, तेरे से गया और धीरे से आ रहा, कस का फूला और धीरे से चला, ये इरेगुलर रिदम, ठीक है। और रेगुलर रिदम होता है कि बराबर लंग्स एक प्रॉपर डिस्टेंस तक ऊपर जा रहा है, फिर नॉर्मल आ रहा है, फिर प्रॉपर डिस्टेंस तक ऊपर जा रहा है, फिर नॉर्मल। दैट इज अ नॉर्मल रिदम एंड एबनॉर्मल रिदम। टाइप ऑफ ब्रीथ, श्वास का प्रकार कैसा है, कितने टाइप का है, उसमें तो टाइप्स ऑफ ब्रीथ कैसा है, ऐसा नहीं कस कस कर ले रहा छोड़ रहा, या फिर धीरे से श्वास अंदर गई और धीरे धीरे छोड़ा, चाहे धीरे श्वास से तेज छोड़ा, चाहे तेज श्वास से या धीरे धीरे छोड़ा। तो अलग अलग टाइप के जो रिदम होते हैं उसको भी हमारे को जानना है, वो सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आता है। तो ये सब कुल मिलाकर इतने लगभग टाइप के हम उसको एग्जामिनेशन करते हैं। अब इसको अलग अलग क्या होगा, इसको थोड़ा सा डिटेल हम कल क्लास में और इसको अच्छे से देखेंगे। यानी कल छुट्टी है, इलेक्शन डे है शायद, तो कल छुट्टी है, परसों हम और देखेंगे इसको। इसमें देख लेते हैं, एक होता है पहला हो गया इंस्पेक्शन। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है पैल्पेशन, पैल्पेट करना, उसको छूना महसूस करना, ठीक है। पैल्पेट करना, उसको छूना महसूस करना। तो उसमें देखते हैं सॉफ्टनेस कैसी है, लंग्स की सॉफ्टनेस कितनी है, हार्डनेस या सॉफ्टनेस कैसी है, ठीक है, ये देखते हैं। फिर उसका सर्कमफेरेंस यानी उसका आगे से लेकर पीछे तक एंटी मतलब कि एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर कितना है, ठीक है, कैसा, ये देखते हैं। और फिर देखते हैं श्वास जब पूरी तरह से बाहर निकालते हैं तो कितना एक्सपायर करते हैं, यानी कितना आपका लंग्स अंदर तरफ सिकुड़ता है, यानी एक तो कितना लंग्स आपका मैक्सिमम फैलता है, जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर नापते हैं। आपने देखा होगा कि आप टेलर मास्टर को अगर जाते हैं तो कहता है कि आपका शर्ट सिलना तो चेस्ट का नाप लेना पड़ेगा, तो फीता पीछे से डालता है और आगे लाकर नापता है, राइट, समझ पाए? हेलो, हाँ, वह मोदी जी का डाला का 56 इंच का सीना है ना, तो इसे से लेकर आगे चेस्ट तक को नापने को सर
डायमीटर यानी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर यानी सर्कमफेरेंस पूरा मिलाकर कितना लेंथ हो रहा है, उसको नॉर्मल कंडीशन में जब एक्सपायरेट कर दे रहा है, श्वास को पूरा बाहर फेंक दे रहा है, उसकी लंग्स की क्या कितना कम कितना रिड्यूस हो रहा है, इसको फिर हमारे को पैल्पेशन में देखते हैं। ठीक है, फिर लंग्स में देखते हैं कि पोजीशन देखते हैं। ठीक है, अपेक्स की पोजीशन देखने के लिए भी उसमें अपेक्स पोजीशन देखते हैं, और उसके लिए मरीज को क्या करते हैं कि बैक होने कहते हैं, घूम जाओ, पीछे से उसकी एग्जामिन करते हैं। ठीक है, और दोनों हथेलियों को मरीज के कंधे पर इस तरह से रखते हैं कि दोनों अंगूठे मध्य रेखा के दोनों ओर बंद हो जाए। ठीक है ना, तो इस तरह से देखते हैं। जब मरीज के शोल्डर पर हाथ रखते हैं, शोल्डर पर हाथ रखते हैं ऐसे, और अंगूठों को आपस में लाते हैं ऐसे। तो सेंटर में जहाँ अंगूठा मिलता है और जहाँ शोल्डर रखते हैं उसके बीच के एरिया को कहते हैं अपेक्स। अपेक्स मतलब ऊपर का हिस्सा। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको पिक्चर के साथ और आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश। तो अभी इतना मोटी मोटा हम जाने की, अगले क्लास में हमें डिटेल में क्या क्या इसके बारे में पढ़ना। तो एक इसका आउटलाइन खींच लेते हैं। फिर उसमें होता है कि जो आपकी जो ये आपके रिंग फिंगर है, ठीक है ना, रिंग फिंगर को शोल्डर पर रखते हैं ऐसे, पीछे से रिंग फिंगर को शोल्डर पर रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद से जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर होती है आपके यहाँ पर रखते हैं। प्रदीप कुमार जी माइक म्यूट कर लो प्लीज। अरे प्रदीप कुमार जी डिस्को डांस बाद में कर लियो, क्लास कर लो भाई। प्रदीप कुमार जी माइक म्यूट करो, अकेले सुनते रहो, सबको मत सुनाओ। लोग है भाई, सर आप खुद ही कर दीजिए, वो नहीं सुनेंगे, आप खुद कर दीजिए। उनको रिमूव कर दीजिए, हम लोग क्लास डिस्टर्ब हो रहे, प्लीज सर। खुशी मैथमानी पता नहीं क्या मिलता है इन लोग को डिस्टर्ब करने में। अब अच्छा खासा लय बन रहा था, उसमें उनके डिब्बे बजने लगे। हाँ, अनम्यूट हो गए, डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। हाँ, म्यूट होना चाहिए उनको। तो हम क्या करेंगे कि पीछे से मैं उसको पिक्चर में थोड़ा सा और कल उसी के पीछे से क्या करेंगे, जो रिंग फिंगर होती है अपने यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, और जो आपका इंडेक्स फिंगर है आपके यहाँ पर रखेंगे। आपका इंडेक्स फिंगर होगा यहाँ पर रखेंगे, ये कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड में। आपको स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को मैं दिखाता हूँ। ये अगर हम गर्दन को ऐसे करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर देखोगे ये एक कान के पीछे से और गर्दन के पीछे में वी बन रहा है। आप लोग वी देख रहे हैं, ये कान के पीछे से एक टेंडन आ रहा है और गर्दन के आगे ये वी बन रहा है।
ऊपर चौड़ा नीचे जाकर नैरो हो रहा है, ठीक है ना। तो जो नैरो हो रहा है वहां पर अपना इंडेक्स फिंगर, यानी इंडेक्स फिंगर समझ गए ना, पहली उंगली रखेंगे और तीसरी उंगली वहां पर रखेंगे, स्टर्नो आपके शोल्डर टिप पर रखेंगे, ठीक है ना। उसको सर एक रखेंगे साथ कैसे रखेंगे उसको? जी। सर एक साथ कैसे रख पाएंगे? अलग अलग रखना है क्या? सही, देखिए आपने अपने रिंग फिंगर को कहाँ रखना है, अपने रिंग फिंगर कहाँ रखना है, फिंगर को शोल्डर पे, शोल्डर टॉप पर रखना है, यहाँ पर। जी सर। ठीक है ना। और इंडेक्स फिंगर को क्या रखना है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स जहां मिल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। और पीछे से अब जब अंगूठा जहां पर अपन ऐसे अंगूठा रखेंगे, ठीक है ना, कुल मिलाकर हम ऐसे जब रखते हैं उसको ऐसे, तो मैं अपने को आगे से रख कर दिखा रहा हूँ, मैं अपने को पीछे से तो नहीं रख सकता, आगे से रख कर क्या दिखा रहा हूँ। ये मेरा हुआ इंडेक्स फिंगर, ठीक है ना। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड पर रखा और रिंग फिंगर ऐसे, तो अंगूठा मेरा फ्री हो जाएगा, अंगूठा फ्री हो जाएगा ना। तो अंगूठा फ्री हो, जहां पर अंगूठा नीचे तक डाउनवर्ड जाता है वह लंग्स का अपेक्स बनता है। मैं 1 मिनट कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए आपको, बस 2 मिनट तो वेट कर लीजिए। यस सर, क्लियर व्यू है। ठीक है ना। अब आपका यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका रिंग फिंगर रखा जाएगा पीछे साइड से, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का ये ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर अपना इंडेक्स फिंगर रखेंगे, यानी फर्स्ट फिंगर, और यहाँ पर अपना थर्ड फिंगर रखेंगे, ठीक है ना। और पीछे से तब उसके बीच का जो अंगूठा है यहाँ पर आपका इंडिकेट होगा। आप अगर आपके आसपास में कोई मौजूद है तो उसको आप ऐसा रख कर देखें, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। उसके बैक साइड से उस पर रखेंगे, अगर आपके आसपास में कोई हो तो रख कर देखिए, क्या रख पा रहे हैं। हेलो, किसी ने ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा क्या अभी? नो सर, फिलहाल सर हम किए हो पा रहा। चलिए एक और मैं पिक्चर शेयर करता हूँ आपको उसे।
ये आपके सामने पिक्चर आया दूसरा? यस सर। जी सर। हाँ, इसमें लिखा अपेक्स, ये लिखा ना अपेक्स, यस सर। दिखने में आ रहा, पढ़ने में आ रहा अपेक्स? जी जी। इसी को अपेक्स कहते हैं, यही अपेक्स कहलाता है, ठीक है ना। तो लंग्स का अपेक्स कहाँ पर होता है? तो जब हम किसी को बैक साइड से अपने रिंग फिंगर को उसके शोल्डर टिप पर रखेंगे और इंडेक्स फिंगर को उसको स्टर्नोक्लेविड जहाँ गर्दन और कंधा जुड़ता है उस जगह पर रखेंगे, तो अंगूठा ठीक पीछे की तरफ कहीं ना कहीं टकराएगा आपका, ठीक है ना। जहां टकराता है उसको कहते हैं अपेक्स ऑफ लंग्स, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। और फिर अंगूठे तो पीछे साइड जाके जुड़ जाते हैं सामने। हाँ, अंगूठा पीछे जाकर जहां पर आपका अंगूठा रखा जाएगा ना, उससे कहते हैं जी अपेक्स। सर जी जी, थैंक यू सर। ठीक है ना। और उसी अपेक्स का इंपॉर्टेंस है कि अब मैं एक और पिक्चर आपसे शेयर करना चाहता हूं, 2 मिनट आप वेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर तीसरी पिक्चर दिख रही है आपको? जी सर। यस सर, दिख रही है। हाँ, ये भी अपेक्स है और ये भी अपेक्स है। अपेक्स जहां पर आपस में ये रहते हैं, यहाँ पर बीच में एक ट्रेकिया होती है, श्वास नली होती है, ठीक है। तो हमारे एग्जामिनेशन में आपके स्पाइनल कार्ड का ठीक सेंटर में श्वास नली रहती है और उसके दोनों तरफ अपेक्स रहता है। तो अपेक्स को हमारे को साउंड सुनना हो तो अपेक्स में हम स्टेथोस्कोप कहाँ रखेंगे, ये हमारे को जानने में आसानी रहती है, ठीक है ना। तो लंग्स में अगर सुनना है कि अपेक्स का साउंड कैसा है तो वो जानना जरूरी है। अपेक्स को जानना क्यों जरूरी है, आपको कोई बताएगा आप में से? श्वसन में होने वाले वेरिएशन को डायग्नोस करने के लिए, और लंग्स में होने वाली खराबियों को चेक करने के लिए, और सर लंग्स का साउंड सुनने के लिए, और आप में से और कोई बताएगा? चलिए मैं बताता हूँ। जो ये अपर पार्ट ऑफ लंग्स होता है ना, ये बैक्टीरिया प्रोन होता है, बहुत ज्यादा हाईली इन्फेक्टेड हो सकता है, ज्यादा इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, बहुत कॉमन रूप से हाईली इन्फेक्शन फैलाने वाला बैक्टीरिया है, जो ड्रॉपलेट इफेक्ट से एक दूसरे से फैलता है। यानी कोई ट्यूबरकुलर का पेशेंट किसी व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ छींक दे, खांस दे, तो हवा के प्रभाव से उस तक भी वो इन्फेक्शन जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा ये इन्फेक्टेड होने वाला एरिया है, ठीक है ना। इसलिए अपेक्स को हमें को बहुत अच्छे से एग्जामिन करने आना चाहिए। बात समझ आ गई आप लोग को? यस सर। यस सर। तो सबसे कॉमन रूप से अगर लंग्स को इन्फेक्ट करने वाला कोई है तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया। इसलिए हमारे को अपेक्स का एग्जामिनेशन करने अच्छे से आना चाहिए। कहाँ पर लोकेशन होता है ये पता होना चाहिए। जब अपेक्स पता चल जाएगा तो इसका बेस, इसका तमाम लोब के बारे में पता करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो
आज मैं क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ और उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। कुछ चीजों का कंफ्यूजन होगा और बिल्कुल होना स्वाभाविक बात है, होगा जरूर। और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होंगे, तो नेक्स्ट सेशन में उसको क्वेश्चन को भी हम लेंगे, कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे और आगे और इसको आगे हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ क्लास एंड करते हैं। ओके सर, क्लास पे रहेंगे क्योंकि यह इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, क्योंकि आपके क्लिनिक में पेशेंट को एग्जामिन कैसे करेंगे ये आपको अच्छे से आना चाहिए। राइट राइट यस सर। जी, ठीक है। वेरी वेरी गुड नाइट ओके सर, ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।